हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा है? हाँ, तो उसको अगर आप जल्दी बता सकें तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भले होमवर्क ही रहे, क्योंकि फिर टाइम नहीं है, कुछ आगे भी पढ़े। तो मैंने जो आपको एक सेंटेंस दिया था, कल दिया था, पता नहीं परसों, वो दिया था, मे आई नो हु यू आर। तो सही या गलत का मैंने उसका हमने नहीं किया था फैसला, आप पे छोड़ा था। पहले बताओ सही या गलत? सही है। अच्छा, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन माना, हु जो लगा है ना, हु तो तब लगता है जब वर्ब बचता हो, लेकिन इसमें तो वर्ब बचा नहीं है। आपने भले आपस में मैच फिक्स किया हुआ है, लेकिन मे जो है ना, ये नो के साथ है, हेल्पिंग वर्ब है मे। ये आई मे नो, जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो ये मे किसके साथ लगा है? कम के साथ है। ये हुआ ना, अकेला मे थोड़ी है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के साथ लगता है। तो जिससे मिसाल के तौर पर देखो, आई कैन टीच, तो मुझे बताओ इधर ये आई मे टीच, तो कितने वर्ब है इधर? दो या एक? एक ही है। एक ही है ना, मे टीच मना फाइनाइट वर्ब के हिसाब से एक ही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक ही वर्ब हुआ। तो ये भी जो है ना एक ही वर्ब है, दो वर्ब्स नहीं है। जो आप कह रहे हैं मे आई, तो ये एक है। फिर ये होमवर्क हो गया, अपन मंडे को बताना। अच्छा, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में इसीलिए गया है क्योंकि मैंने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव किया इसीलिए, नहीं तो ये एक्चुअली, जैसे देखो ना, जैसे देखो वी आर लर्निंग, तो मैं आपको बोलूं भाई इसको सवालिया करो, आर वी लर्निंग, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आर एक अलग वर्ब है और लर्निंग दूसरा वर्ब है। ये दोनों एक ही वर्ब हो गए, दो मिलाकर एक ही फाइनाइट वर्ब हुआ। दो, हाँ ये बात है बस। असल में पता है क्या है, असल में बात ये है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हु से होता है, होम से होता नहीं है। तो इसीलिए हमने इधर हु लगाया है। अब हमने सेकंड टाइम हु आर यू इसीलिए नहीं लगाया इस सेंटेंस में, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़े हैं सेंटेंसेस कि क्वेश्चन एक बार होता है, दो बार नहीं होता एक ही सेंटेंस में। तो एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया, अब आप ऐसा नहीं करेंगे हु आर यू, लेकिन हु यू आर करेंगे। तो ये जो हु लगा है ये सवाल के लिए लगा है, लेकिन सवालिया स्ट्रक्चर नहीं होगी। इसीलिए नहीं होगी क्योंकि पहले आप क्वेश्चन कर चुके, अब वापस क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो अब हु आप लगाकर जो है वो सेंटेंस के क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर को बरकरार रखेंगे, होम नहीं आएगा। भले नहीं आए तो होम से वही बात, होम से क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में होम तो इस्तेमाल नहीं होता है, वरना गलत हो जाता है। तो हमें इस मजबूरी के तहत हु रखना है, लेकिन हु वाली जगह पर हमें सवालिया स्ट्रक्चर नहीं रखनी है, वरना हु के बाद रखेंगे आर फिर यू, ये नहीं। ये जैसे आप देखो ना, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर नेम, या कैन यू टेल मी व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, क्योंकि आपने सवाल कर दिया। तो अब आप बोलेंगे सर आप व्हाट क्यों रखते हो, सही नहीं है। नहीं, तो हम व्हाट रखते हैं कंजंक्शन के तौर पर, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और हो भी ऐसा जो क्वेश्चन वाले फॉर्म में, तो हमने उसको रख लिया है। बाकी क्वेश्चन वाली जो स्ट्रक्चर होती है मेरा सिखाया हुआ है ये आपको, अभी ये टॉपिक होना, तो ये आपने बता दिया ऐसा ही है। ठीक है, तो अब आए हम दैट के बारे में पढ़ रहे थे, उसके कुछ यूजेस पढ़े थे, सारे पढ़ लिए थे, द ओनली वगैरह ये सब पढ़ लिया। द ओनली रहता है, फ्यू हो गया। अच्छा, ऑल हुआ है, ऑल, चलो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यानी दैट का यूज। अब दैट का जो यूज है वो ऑल के साथ है, ठीक है ना, ऑल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल वॉट यू हैव, देखो ऑल वॉट यू हैव
asked is not known। देखो अब जो all वर्ड है all उसके साथ हम दैट लगाते हैं, माना all अगर आ जाए तो all को जो हम रिलेटिव वर्ड देंगे, प्रोनाउन देंगे, वो कोई दूसरा हम रिलेटिव नहीं देंगे, वो हम देंगे दैट। इधर लिखा हुआ है all what you have asked is not known, all what you have asked is not known। तो ये सही है गलत है? गलत है। तो all के साथ क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। देखो ये all that you have asked is not known, अब ये करेक्ट हो गया, राइट। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं, देखो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, मुझे बताओ इसका ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट बताओ। इसका सब्जेक्ट देखो हो गया ऑल, इसका सब्जेक्ट हो गया ऑल, क्योंकि जो फर्स्ट होता है उसका वर्ब लास्ट वाला होता है। अच्छा फिर मैं आपसे पूछूं कि ये दैट जो है दैट ये क्या हुआ इधर? रिलेटिव प्रोनाउन तो है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या सब्जेक्टिव फॉर्म है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये क्यों ऑब्जेक्टिव है? किसको देखकर आप बता रहे? क्योंकि देखो ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बना रहे? क्लोज बना रहे, ठीक है, तो इसीलिए आपने इसको ऑब्जेक्ट कह दिया। अब एक ऐसा प्रोवर्ब वगैरह होता है। अच्छा आप इसमें से कई क्वेश्चन कर सकते हो, अगर हम मना पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन बातें काफी क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो बस एक एक सेंटेंस देते जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर ऑल मना ज्यादा, ऑल मना सब, हम सब पूरी क्लास, लेकिन आपने जो है ना मना इस दे दिया, ऑल के साथ तो मना प्लूरल होना चाहिए, माना ऑल आर होना चाहिए, वर होना चाहिए, हैव होना चाहिए, माना ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा आपने लगा दिया, ये क्यों? या आपने एक और सुना हुआ है, भले वो ना हो, ऑल इज वेल, ये हमने कुछ लगाया नहीं है क्योंकि हमारे पास वर्ब भी एक है और कोई ना मना ना कोई ऑब्जेक्टिव वाली स्ट्रक्चर है ना कोई दूसरी स्ट्रक्चर है, ऑल इज वेल, हम कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ आप ये भी कह सकते हैं ऑल आर वेल, ये भी भले बोल दें, मना इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लोग, पीपल, ऑल आर वेल, मना मैं आपसे मना पूछूं कि भाई हाउ आर यू, तो आपने मुझे जवाब दिया सर ऑल आर वेल, मना ऑल वी स्टूडेंट्स आर वेल, ठीक है, इसका मतलब हुआ। लेकिन आप सिर्फ कहते हो सब ठीक है सर, सब मना सब कुछ ठीक है, सब कुछ, इसका मतलब सब कुछ है, तो आपने इज लगा दिया। ऑल इज वेल मतलब सर सब कुछ ठीक है, खैरियत है बस, तो खैरियत या सब कुछ वगैरह के लिए ये ऑल इज, तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया, आपने इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाया, तो इधर ये अनकाउंटेबल हुआ, इधर काउंटेबल प्लूरल हुआ, ये आपने इस्तेमाल कर लिया। तो इसमें दैट वगैरह नहीं आया क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है, कोई हम ऐसा क्लोज नहीं बना रहे। लेकिन एक ऐसा आता है देखो, अब इसका मुझे पता नहीं पड़ता, ये काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, परेशान हो जाता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा आपकी क्लास में नहीं होता परेशान, इसीलिए क्योंकि जवाब मुझे यहाँ से मिलता है, फिर आगे जाकर पढ़ाता हूँ, तो वो सेंटेंस ऐसा है, all that glitters, देखो all के बाद that, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold। अब इसमें कितने वर्ब्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, या कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कुछ पता पड़ता है? भाई पढ़ना चाहिए तो ऐसा पढ़ना चाहिए, बाकी ये कि दिस दैट ये थोड़ी ऐसा करके हमें चलना है, वो तो आप पढ़ के आए हो पहले। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दैट सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? इसका। अच्छा फिर ऑल क्या है? अच्छा ऑल का इज है, दैट का क्या है? दैट का ग्लिटर्स। हाँ देखो इधर ये सब्जेक्ट है, अब देखो ना सीधी सी बात है ऊपर लिखी हुई है,
अगर ये ऑब्जेक्ट होता ना, ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म देखो ऐसा होता है ना, क्लोज वगैरह लगना चाहिए। आप देखो इसके फौरन बाद ये जो है ये, अब जब ऑल के साथ सुनो, देखो जब ऑल के साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है तो ये दैट किसके लिए आया है? दैट ऑल के लिए तो आया है। जाहिर है यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल चीज है, कोई समथिंग की बात हो रही है ना। इसका मतलब हुआ हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है, या वो कहते हैं ना जो देखने में होते हैं वो वैसे नहीं होते, रियल में ऐसे नहीं होते, ये होता है। या वो कहते हैं ना कि जो बुक वाला कौन सा एक, नेवर जज या डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है ना। तो ये वो बात हो गई। तो यहाँ पर देखो कि हर चमकती हुई चीज या जो नजर आने वाला जो इंसान होता है वो वैसा होता नहीं है। तो ये नहीं है कि वैसा होता नहीं है तो हम उसको खराब समझना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि हमें सोच समझ के चलना चाहिए, हमें सोच समझ के चलना चाहिए, अक्ल से चलना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे किसी इंसान, एवरीवन दैट, नहीं ये तो अब प्रोवर्ब है। जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना उनको हम चेंज नहीं कर सकते, हम इधर नहीं लगा सकेंगे। नहीं नहीं, इधर नहीं लगेगा। एवरीवन लगेगा तो डायरेक्ट आप सब्जेक्ट लगा लो, जैसे एवरीवन इज, या जैसे एवरीवन शाइन्स वगैरह, समझो इधर प्लीज, समझ में आ रहा है। तो आप देखो ये किसी चीज के लिए गोल्ड समझो या कोई किसी का कैरेक्टर समझो, किसी की थिक्स समझो, किसी की वैल्यू समझो, ये वर्ड उसके लिए आया है, ठीक है, ऐसा आया है। तो ये दोनों जो है ना ये, फिर इसके साथ इसके लिए ये आ गया। जब इसको अनकाउंटेबल हो गया तो ये भी अनकाउंटेबल। जब इसने वर्ब सिंगुलर कैरी किया तो इसने भी सिंगुलर कैरी। ये एक्चुअली प्लूरल वर्ब का ग्लिटर है, ऐसा नहीं। ग्लिटर हम समझते बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चमकती हुई चीजें, नहीं नहीं नहीं, इधर वर्ब के तौर पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। हाँ, ये तो मेरे स्टूडेंट्स ही बता देंगे। वो पूछते हैं, पूछ के फिर मैं पूछूं ना, भले इनसे पूछूं। हाँ, तो वो मेरे स्टूडेंट्स ही बता देंगे। इन्होंने क्वेश्चन किया कि ऑल इधर सब्जेक्ट है, बताओ। हाँ, दोनों सब्जेक्ट साथ में देखो ना, ये तो रिलेट कर रहा है ना। जाहिर है रिलेटिव प्रोनाउन है ना दैट, तो रिलेटिव हम पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे होम हमने पढ़ा, वो पढ़ा। देखो इधर देखो, इधर देखो, आपने ये पढ़ा है ना सामने, इधर दैट ऑब्जेक्ट हो गया, इधर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्योंकि फॉरन वर्ब आ गया, इसके फॉरन वर्ब, ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसका देखो ये लास्ट में चला गया तो वर्ब इसके साथ लग रहा है ना, इसीलिए सब्जेक्ट। लेकिन इसका यूज देखो अनकाउंटेबल की तरह हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? तो आपको हर चीज समझा रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, ऐसा, या क्यों इस तरीके से जो है ना होता है। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है प्लूरल वर्ब वाला, जैसे ऑल द पीपल। देखो ऑल द पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स दैट, तो भले अगर अब प्लूरल लगा लो भले वर्ब, क्योंकि आगे नाउन जो आया है वो प्लूरल हो गया है ऐसे। अच्छा, ये हुआ दैट। उसके बाद आप क्या करेंगे? द ओनली, ठीक है, द ओनली, यानी द ओनली वाला हमने नहीं पढ़ा है। द ओनली के साथ भी इनको हम डेट इस्तेमाल करेंगे, द ओनली के साथ भी हम डेट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे देखो शी इज द ओनली स्टूडेंट दैट वी हैव taught her। देखो, शी इज द ओनली स्टूडेंट दैट वी हैव taught her।
एना लिसो मुख्य लिसो ने शब्द तो देता हूँ सेंटेंस देखो सही गलत करेगी मुझे तो सेंटेंस को देखो आप खुद जज करो हाँ तो देखो मुझे बताओ सही लिखा है मैंने गलत लिखा है कौन सी गलती की है पता है एरर एरर आएगी ये आएगा आपका ए ऑप्शन ठीक है ये आएगा आपका बी ऑप्शन ये आएगा सी ऑप्शन ये आएगा डी ऑप्शन और इधर आएगा नो एरर वाला ऑप्शन देखो शी इज द ओनली स्टूडेंट दैट वी हैव टॉट हर तो अब जरूरत नहीं है हर की हम पता है तर्जमा करते हैं ना तर्जमा ट्रांसलेशन तो हमें लग रहा है कि दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट नो बिकॉज यू ऑलरेडी given an object to the sentence in relative clause in relative form so this one is unnecessary or incorrect to put because this actually has come for the student as an object so don't use it it's incorrect you know she is the only student that we have taught not we have taught her because this has come for her तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे ये गलत हो जाएगा तो द ओनली जो होता है वो भी इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे अब ये होगा अच्छा इसका सब्जेक्टिव फॉर्म कैसे होगा ये अब इसको अगर द ओनली के साथ सब्जेक्टिव लगाएं तो देखो दिस इज द ओनली दिस इज द ओनली थिंग which was या which is valued देखो this is the only thing which is valued much हाँ तो इधर देखो ये गलत हो जाएगा आप इधर लिखेंगे दैट अच्छा वैसे मेरी बात सुनो ना विच कोई माना गलत नहीं है आप सब इन चीजों के साथ विच लगा सकते हो लेकिन जो की वर्ड्स में बता रहा हूं ना उनको हटाकर अच्छा इधर विच का भी यूज सीख लो मैं आपको दूंगा टेस्ट में देखो विच भी दूंगा साथ कैसे जिधर ये वर्ड्स ना हो ना जो हम पढ़ रहे हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं माना डिफरेंट वर्ड्स जिसे हमने कहा एनिमल पर्सन या एनिमल थिंग ऐसे डिफरेंट पढ़ी फ्यू का पढ़ा ओनली का पढ़ा द सेम का पढ़ा या सुपरलेटिव डिग्री का पढ़ा ठीक है होल का पढ़ा तो अगर इन अल्फाजों को हटाकर आप विच लगा सकते हैं ये कीवर्ड्स हैं तो इनके साथ लाजिम है कि आप दैट लगाओ लेकिन ये वर्ड जैसे रिप्लेस हो जाते हैं तो फिर आपकी मर्जी है फिर माना कंपलसरी नहीं है दैट लगा लोगे तो भी सही है दैट लगाकर आप विच लगा लोगे तो भी सही है बोथ आर करेक्ट देखो ना इधर देखो दिस इज द थिंग देखो दिस इज द थिंग दैट लगाओ या विच लगाओ बोथ आर करेक्ट बोथ आर करेक्ट लेकिन ये माना बहुत ज्यादा इस्तेमाल विच का ही करते हैं थिंग के लिए ठीक है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन दैट लगाया तो गलत नहीं है अब इधर दैट जो है ना माना जरूरी या फर्ज नहीं है भले आप विच लगा ले सही है लेकिन इधर आपने विच लगा रहे तो गलत हो रहा है इधर विच लगा रहे हो तो सही हो रहा है क्यों क्योंकि वो जो कीवर्ड हम बता रहे हैं जिससे एक इंडिकेशन हो रहा है पता है क्यों हो रहा है थोड़ा इसका रीजन बताएं मतलब थोड़ी अक्ल की बात करें माना इधर आप माना दैट क्यों लगाते हैं वो थोड़ी अक्ल वाली बात बताएं ये कोई लिखा हुआ नहीं है ना मुझे किसी ने पढ़ाया है ना मैंने पढ़ा है ये माना एक अक्ल होता है माना बहुत अक्लमंद है आपको पता है અને મના હું જાણી चाहिए तो जी तमाम मना इन गाल भी अपोजिट चो ठीक है ना तो पता है क्या है दैट हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो स्पेसिफाई करता है इंडिकेट करता है माना जैसे होता है डेमोस्ट्रेट करना किसी चीज को जाकर मना करना कि ये वो है ये वो चीज है ये वो सेम चीज है ये वो ज्यादा होशियार है ये वो ऐसा है तो मना वो जो देखो इंडिकेट हो रहा है डेमोस्ट्रेट या पॉइंट आउट हो रहा है तो इसीलिए दैट लगाते हैं
क्योंकि दिस दैट दीज दोस तब तो लगाते हैं हम, माना जब हम लगाते हैं दिस इज द स्टूडेंट, दैट इज अ स्टूडेंट, हम ऐसा करके, क्योंकि जब हम उनको डेमोस्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि वो सबसे अलग हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। नहीं तो दिस भी पढ़ा है ना, ठीक है, लेकिन दिस रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, दिस इसीलिए नहीं लगता। हालांकि आप बोलेंगे सर दिस भी तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपने कहा दिस इज अ स्टूडेंट, दिस इज अ मार्कर, ये भी कर रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं, रिलेटिव नहीं है, दीज रिलेटिव नहीं है, दोज रिलेटिव नहीं है। हमें दो सिनोनिम को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, और फिर चाहिए भी डेमोस्ट्रेटिव, जो पॉइंट आउट करे उस चीज को, वो है एक जो कि दैट है, इसीलिए लगाते हैं। ये हुई अकुल की बात, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो इधर देखो, दिस इज अ थिंग दैट या विच, अब आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, ये लगाएं तो भी सही है, ये लगाएं तो भी सही है, क्योंकि थिंग के लिए हम लगा सकते हैं, ज्यादा ये लगता है, ये होता है। अच्छा, उसके बाद फ्यू की बात है। अब अब देखो, ये आपका, ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो फ्यू की बात है, फ्यू या द फ्यू वगैरह, उनके साथ भले आप लगा लो, ठीक है, स्पेसिफाई आप कर रहे हैं, द फ्यू के साथ भले लगाने, जैसे देखो you are the few students, you are the few students that know, देखो, you are the few students that know everything of each subject, of each subject, मतलब आप देखो, आप ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हर सब्जेक्ट की हर बात का पता है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये सेम सेम में दूसरी क्लास में भी लिखूंगा। तो यू आर द फ्यू स्टूडेंट्स दैट नो एवरीथिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो वो, हाँ, देखो ना, ये मना उन अल्फाजों की अपनी अपनी स्ट्रक्चर्स हैं। तो और भी ज्यादा देखो ना, द फ्यू स्टूडेंट्स, हम इंडिकेट तो कर रहे हैं ना, देखो पहले हो गया, पहले से इंडिकेशन हो चुका है, ठीक है, पहले से इंडिकेशन हो चुका है, लेकिन ये द फ्यू वाली ऐसी स्ट्रक्चर है कि आप जब तक इसके साथ दैट लगाकर कोई माना कनेक्टिविटी नहीं करोगे, या सेंटेंस को आप आगे कंबाइन नहीं करोगे ना, तो ये एक सेंटेंस पे तो बनता नहीं है। आप ऐसा मतलब होगा नहीं कि यू आर द फ्यू स्टूडेंट्स बस। द फ्यू जो है ना, माना आप उसको उसको यानी स्पेसिफाई तब करेंगे जब आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, यानी कुछ टेल करेंगे, बताएंगे, दैट नो एवरीथिंग, माना दैट नो एवरीथिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट, हु आर द पीपल दैट नो एवरीथिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो आप जवाब देंगे द फ्यू। माना ये स्पेसिफिकेशन भी तब जस्टिफाई होगी जब आगे कोई क्लोज देंगे, तो वो क्लोज ही इसको मना करता है, माना क्लोज जो है ना, वही, हाँ ना, तो विच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्पेसिफिकेशन है ना, विच इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं करता। तो भले ही ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, सही बात है, द लगा हुआ है, लेकिन देखो, इसको भी स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्लॉज देना पड़ेगा, सेंटेंस देना पड़ेगा। अब आपके पास दो क्लॉजेस, दो सेंटेंस हो गए, तो भाई दो क्लॉजेस, दो सेंटेंस हम कैसे ज्वाइन करें, तो उनके लिए आपको दैट लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन हो रही है, वो तो ऑलरेडी आ गई, तो हमें दैट लगाना पड़ेगा। तो बाकी भी जो वर्ड देखे, इसमें सिर्फ द फ्यू में नहीं है, द ओनली में भी देखो, द ओनली में भी पड़ा है। अच्छा, उधर सुपरलेटिव में देखो, तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी माना स्पेसिफाइड उधर ही हो गए, हाँ हो गए, लेकिन अगेन उनको माना और ज्यादा उस स्पेसिफिकेशन को माना रिवील करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए कि ये वो है, देखो हम बोलते हैं कि ये वो लोग हैं,
तो हम इस तरीके से, ये वो किताबें हैं तो इस तरीके से करके पेश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक क्लोज नहीं है, दो है, तो दो को ज्वाइन करने के लिए, स्पेसिफिकेशन वाले क्लोज को ज्वाइन करने के लिए हम दैट लगा रहे हैं, ये रीजन होता है। तो अच्छा देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पर जो दैट इस्तेमाल हुआ है, ये दैट क्या है भला? अच्छा मैं अगर इधर लगा लूं, नोज लगा लूं, देखो, यू आर द फ्यू स्टूडेंट दैट नोज एवरीथिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट, क्यों गलत है? क्योंकि एंटीसीडेंट देखो कैसा है, प्लूरल है, तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा दे दें इसको, देखो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, देखो इधर, लेटली मना, रिसेंटली थोड़ा पहले, तो देखो, आई बॉट द फ्यू बुक्स, सॉरी बुक विच आई हैव रेड देम लेटली। तो अब जो देखो, ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? शाबाश, जल्दी बताओ। मना, ये देखो फ्यू है, तो जो फ्यू होता है वो प्लूरल नाउन कैरी करता है, सिंगुलर नहीं करेगा। तो पहली एरर हमने ये की कि नाउन को हमने सिंगुलर बना दिया, तो इसको आप लिखेंगे ये, आई बोट द फ्यू बुक्स। हाँ, अब आपके पास स्पेसिफाइड वर्ड पड़ा है या स्पेसिफिक वर्ड पड़ा है, तो जो स्पेसिफिक वर्ड पड़ा है तो आप उसके साथ डेट लगाएंगे, विच नहीं लगाएंगे। माना स्पेसिफिक होने की वजह से, क्योंकि वो स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट आउट करके उसको स्पेसिफाई को करना है कि देखो ये स्पेसिफाई हो रहा है, देखो ये स्पेसिफाई, तो देखो ये स्पेसिफाई, तो वो दैट करता है, विच नहीं करता है। ठीक है, आई बोट द फ्यू बुक्स दैट आई हैव रेड देम लेटली। हाँ, देम नहीं होगा, देखो अब ये एक और एरर होगी। हाँ, क्योंकि दैट अब ऑब्जेक्ट पड़ा है, देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब पड़ा है, तो ये आप सेकंड टाइम नहीं स्टार्ट कर रखेंगे, ये मना गलती हो गई। तो जो ऑप्शंस बनाएंगे हम टेस्ट के अंदर, या जो आपको मिलेंगे, तो इस तरीके से देखो, अब तीन चार चार ऑप्शंस हो गए, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ना मुख्तलिफ नमूने से जो है ना वो ऑप्शंस देंगे। अब ये वर्ड का विच तो हो गया, देखो मैंने विच का आपको बता दिया, बोलो तो मैं भले आपको जुमले तो बता दूंगा, लेकिन थिंग्स के लिए आप समझ, जैसे मिसाल के तौर पर आई एम वेयरिंग अ कोट, आई एम वेयरिंग अ कोट विच इज एक्सपेंसिव, आई एम वेयरिंग अ कोट विच इज एक्सपेंसिव, या विच इज ओल्ड, या विच इज न्यू, आपकी मर्जी जो लिखें। तो हमने देखो विच अब इधर इस्तेमाल कर लिया, ये ऐसा होता है, कोई भी थिंग हो ना उसके लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा विच जो रिलेटिव प्रोनाउन के सिवा पीपल के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, थिंग्स पीपल सबके लिए। जब आप सवाल पूछे, जब चॉइस करनी हो, चॉइस करनी हो, तो चॉइस जब देखनी हो, तो आप विच क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल कर, पीपल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जैसे मिसाल के तौर पर, व्हिच स्टूडेंट्स डू यू थिंक स्टडीज मोर, देखो पीपल है, मतलब चॉइस पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा शागिर्द बहुत पढ़ता है, व्हिच स्टूडेंट, अब थिंग थोड़ी, व्हिच स्टूडेंट डू यू थिंक स्टडीज मोर, समझे? तो स्टूडेंट के लिए देखो हमने विच लगा लिया, माना कि जब ज्यादा, आप देखो इतने स्टूडेंट्स हैं, माना जब ज्यादा तादाद में कोई चीज या कोई पर्सन या हो, तो आप उसमें इसी में से चूज करने के लिए आप विच लगा सकते हो। फिर होगा ये इंट्रोगेटिव फॉर्म, रिलेटिव नहीं होगा। व्हिच स्टूडेंट डू यू थिंक स्टडीज मोर, देखो ये आपने कर लिया। तो चॉइस के लिए, भले कहीं पे आप कहीं शॉप पे जाते हो या कोई चीज लेने, तो जो शॉपकीपर आपको डिस्प्ले करता है, चीजें दिखाता है, तो वो आपसे ये पूछेगा भाई, व्हिच थिंग, व्हिच गारमेंट, या मतलब व्हिच पेन या बुक डू यू लाइक टू बाय टू परचेस। जब चॉइस ज्यादा होती है तो विच इससे सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब चॉइस की बात हो। रिलेटिव में तो थिंग्स के लिए ही आएगा, एनिमल्स के लिए ही आएगा।
अब रही बात वाक की, अगर हो मना इसके ना तो पढ़े, नहीं तो परसों पढ़े। अच्छा कल छुट्टी है,